गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पर चलेंगे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? पुरातन इतिहास की संज्ञा दी है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य एवं वायु पुराण। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण कहा है। विष्णु पुराण विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। इसके प्रवक्ता पराशर ऋषि हैं। वायु पुराण इसमें विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कौन सा है, इसकी पहचान हमें करनी है। सबसे पहला कहता है, ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। आप विचार कर सकते हैं राइट है कि रॉन्ग है। तो ये बिल्कुल राइट है। नंबर बी कहता है, 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में एक था। ये रॉन्ग हो रहा है और यही हमारा उत्तर बनेगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा क्योंकि इसमें असत्य कथन की हमें पहचान करनी थी। नंबर डी कहता है, 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें वर्णन में मंडल में उल्लिखित है। बिल्कुल सही है और इस पर ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, जबकि 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद काल में 10 राग युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ भरत जन थे और दूसरी तरफ 10 राजाओं का संघ, जिसमें अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस, पुरु आदि थे। रणआयनी संहिता संबंध है, तो ये संहिता संबंधित है, इसमें हो जाएगा ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या सामवेद से या अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामदेव से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का ये प्रश्न रहा है। सामदेव की 3 शाखाएं हैं। कौथुम संहिता गुजरात से संबंधित है, रणआयनी संहिता ये महाराष्ट्र से संबंधित है और जैमिनीय संहिता जो कि कर्नाटका से संबंधित है। सामदेव की कौथुम संहिता सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एकेश्मवाद द्वितीय ब्रह्म सूत्र उल्लेखित है। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप स्क्रीन से इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका उल्लेख हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का प्रश्न रहा है। तो छांदोग्य उपनिषदों की सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसे सर्वखलिलवाद एकेश्मे द्वितीय ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? प्रतिलोम विवाह की बात कर रहा है, तो ये दर्जा प्राप्त है। आप स्क्रीन पर ऑप्शंस देख सकते हैं और यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। प्रतिलोम विवाह की बात कर रहा है
और ये प्रश्न आया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का। प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह था, जबकि अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच होता था। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। वज्जी संघ प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई। यह संघ 8 कुलों के सहयोग से बना था, जिसमें 4 विधेय, ज्ञातक, वज्जी, लिच्छवी कुछ अधिक महत्वपूर्ण थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। तो वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है, इसमें हो जाएगा ऋग्वेद के नासदीय सूत में। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये प्रश्न रहा है। समाज के चतुर्वर्ण व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में हमें मिलता है, जिसमें मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति, जांघा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, यहाँ पे क्षत्रिय की उत्पत्ति हाथ से है, वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति कही गई है। यहाँ कुछ मिस्टेक मुझे दिख रहा है, फिर से देख लेते हैं। इसमें मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही गई है और हाथों से उत्पत्ति क्षत्रिय की हुई है, जंघा से वैश्य की हुई है और पैरों से शूद्र की हुई है। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, जिसे आप करेक्ट कर लें। ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें जो इनकरेक्ट होता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, तो ये इनकरेक्ट है। और ए कहता है कन्याओं को अपना पति चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता थी, सही है। ऋग्वेद युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, जबकि प्रचलित था। और स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठक में भाग लेती थी, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा, जो इनकरेक्ट हमें चूज करना था, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण काल था। इस काल में कन्याओं को अपने पति चुनने की स्वतंत्रता थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था तथा पर्दा प्रथा भी अस्तित्व में नहीं था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं करेक्ट जो भी इसके विवरण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से भी आप बहुत सारे वीडियो इतिहास पर बेस्ड देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। निम्न में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? तो यज्ञ के लिए जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई। ये सही नहीं है, बाकी सभी करेक्ट हैं। करेक्ट वाले भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ए कहता है यज्ञ वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण भाग था, बिल्कुल सही है। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे, ये भी करेक्ट है। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होता था, ये भी करेक्ट है। तो ये सभी करेक्ट होंगे। और ये प्रश्न आया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का। डिटेल देख लेते हैं। देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ ऋग्वेद काल में ही होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में आकर यज्ञ एक संस्थागत आधार ले लिया। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे तथा इन यज्ञों में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? यानी जो असत्य है उसी को हमें चूज करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको उसे से रीड करें, मैं सीधा आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, ये सत्य नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो एक बार हम जो करेक्ट है उनको भी रीड कर लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, बिल्कुल सही है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई है, ये भी करेक्ट है। पुरुषार्थ भौतिकवाद आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये प्रश्न रहा है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख आया हुआ है, पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन पुरुषार्थों में मोक्ष को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, अतः पुरुषार्थ का प्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में ना होकर उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? तो ये विवाह होता था दैव्य विवाह, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है, धार्मिक अनुष्ठानों के मूल रूप में अपनी कन्या को दान में देना दैव विवाह कहलाता था। विवाह की वेदिका में बैठकर ऋतित्व को जो कन्यादान किया जाता था वह दैव विवाह था। इसमें वर पक्ष की सहमति के पश्चात वैदिक परंपरा से संस्कार आदि करके कन्या को विदा किया जाता था। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था? तो जो प्रथम संस्कार था वो था गर्भाधान, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था। इसके बाद क्रमशः पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि प्रमुख संस्कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनकरेक्ट है? तो युग्म आपको ढंग से इस पर दिख नहीं रहे होंगे स्क्रीन पर, तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सामदेव दिया हुआ है एम नंबर में, सामदेव गंधर्व, फिर बी कहता है अथर्ववेद शिल्पवेद, फिर डी कहता है सी कहता है ऋग्वेद तंत्रवेद, और डी कहता है यजुर्वेद धनुर्वेद। तो कौन सा हमारा सही है? सही सुमेलन हमें पहचानना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही सुमेलन है कौन सा होगा? सही सुमेलित नहीं है चूज करना है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा है, वो सही सुमेलित नहीं है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का प्रश्न रहा है, सामवेद गंधर्व वेद हो जाएगा, अथर्ववेद शिल्पवेद हो जाएगा और यजुर्वेद धनुर्वेद हो जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। निम्नांकित में से कौन 3 ऋण के सिद्धांतों में समाहित नहीं है? तो जो समाहित नहीं है वो हो जाएगा पुत्र ऋण, ऑप्शन ए। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का प्रश्न रहा है, उत्तर वैदिक काल में पितृ ऋण की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक मनुष्य को 3 ऋणों से ऋण होना आवश्यक, यानी कि आप कह सकते हैं ऋण के भार से मुक्त होने के लिए आवश्यक माना गया है। ये है ऋषि ऋण अर्थात वैदिक ग्रंथ का अध्ययन करने वाले, पितृ ऋण अर्थात पुत्र की उत्पत्ति, और देव ऋण अर्थात यज्ञ आदि करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से दया भाग का लेखक कौन था? दया भाग का लेखक इसमें से कौन था?
तो दया भाग का लेखक था जीमूतवाहन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का प्रश्न रहा है। दया भाग जीमूतवाहन कृति एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसके मत का प्रचार बंगाल में है। दया भाग का शाब्दिक अर्थ था पितृ धन का विभाग, अर्थात बाप दादा या संबंधी की संपत्ति का पुत्र या संबंधी में बांटे जाने की व्यवस्था। निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो जो उल्लेख हमें नहीं मिलता है वो होता है अग्नि। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का प्रश्न रहा है। बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख किया गया है जिसमें राजा ने वैदिक युगीन देवताओं की को साक्षी माना था। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं के नाम हैं। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। उत्तराखंड JIC 2018 का प्रश्न रहा है। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसकी प्राचीनतम पांडुलिपि शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ होता करता था, इसीलिए इसे होत्र वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ आवेस्ता के साथ अद्भुत समानता है। आवेस्ता एवं ऋग्वेद भारोपीय यानी इंडो भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय माना गया है। उपनिषदों में यज्ञिक कर्मकांड ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में प्रबल प्रतिक्रिया हुई। यह प्रतिक्रिया पांचालों एवं विदेह राज्य में विशेषकर हुई, जहां पर 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। ऋग्वेद काल का सर्वशक्तिमान देवता था, तो वो कौन सा देवता था, इसकी हमें पहचान करनी है। वो था इंद्र। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड JIC एग्जाम 2018 का प्रश्न रहा है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात अग्नि 200 बार, सोम देवता का 144 बार, वरुण देवता का 30 बार। ऋग्वेद में पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का करके वेद मंत्रों का देवता का आवाहन करते थे। और यहाँ आ जाते हैं। राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है, तो प्रथम बार कहां पर पाया गया है? ये पाया गया है उत्तर वैदिक साहित्य में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड JIC 2018 का प्रश्न रहा है। राजत्व के दैवीय सिद्धांत उत्पत्ति का राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक कालीन रचना थी। राजा समन्वय सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियों को धारण करने लगा था। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था अस्कनी के नाम से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। NVS यानी नर्वोदय विद्यालय समिति PGT 2019 का प्रश्न रहा है। वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्कनी नाम से जाना जाता था। अन्य नदियों में रावी नदी को परुष्णी, सतलज नदी को सतुद्री और झेलम नदी को वितिस्ता नाम से भी वैदिक काल में जाना जाता था। और यहाँ हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इनका जो प्रमुख भोजन था वो था जौ, दूध, डेयरी उत्पादन यानी डेयरी उत्पादन और सब्जियां और फल। तो NVS ये भी प्रश्न आया हुआ है, NVS PGT 2019 का। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पादन, सब्जियां और फल था। गाय और घोड़े इनके प्रिय पशु उस समय के थे।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ एक बार आप वॉच कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं और उन वीडियो की प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। तो इसमें से आप थंबनेल को देखकर उसके अकॉर्डिंग वीडियो चूज़ करके देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।